नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि हाथी के बाजार जाकर चाय पीने से कुत्ता म्याऊं म्याऊं नहीं करता, समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। भाई मेरी सैलरी आने में पिछले 2 हफ्ते से डिले हो रही है, जिसकी वजह से मेरा इंडिया जाने का टिकट हो नहीं पा रहा। आप लोगों से वादा किया था कि नए साल के पहले कार्यक्रम के रूप में इंडिया आएंगे, और कुछ इंडिया जाने की बातें, इंडिया जाने की यादें, उसका प्लान अभी मेरे दिमाग में एकदम पूरे जोर पे 100% चल रही है। लेकिन ये सभी तभी जाके संभव होगा जब मेरी सैलरी आए, कल या फिर परसों। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसे कोरिया में ऑफिस में काम करके मैंने इंडियंस के साथ भी काम किया और कोरियंस के साथ भी काम किया, तो यहां पे मैंने एक बड़ा अंतर ये पाया कि कोरियन लोग जब पहले मुलाकात में जो पूछते हैं और भारत के लोग पहले मुलाकात में जो प्रश्न पूछते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जो लोग कोरिया आने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोरियन लोगों के साथ कुछ बातचीत करने का या फिर कोरियन लोगों के साथ काम करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह फर्क समझाना मैंने अत्यंत जरूरी समझा। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कोरियन लोग पहली मुलाकात में क्या पूछते हैं और इंडियन लोग पहली मुलाकात में क्या पूछते हैं और दोनों का अंतर क्या है। तो आओ यार शुरू करते बिना किसी हिरण के। तो सबसे पहले अपने देश हिंदुस्तान से शुरू करें। तो हिंदुस्तान के लोग आप याद करो, जब आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो, यानी कि जब भी आप किसी नए बंदे से ऐसे सड़क पे या फिर ऐसे किसी भी जगह पे नए बंदे से मुलाकात करते हो, तो सबसे पहले क्या पूछते हो? नाम पूछने के बाद मैंने बहुत सारे इंडियन लोगों को, यानी हो सकता है कि मैं विदेशी हूं इसलिए उन्होंने मेरे से अलग पूछा, या फिर आप लोग अपने से भी यानी अपने आसपास भी यही ज्यादा पूछते हैं कि अपने परिवार के बारे में या दूसरे के परिवार के बारे में जानने की ये लोग बहुत ही ज्यादा इच्छा रखते हैं। यानी मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जुनाक है और सामने वाला का नाम जैसे मान लो राजेश है, और उसका नाम सुनने के बाद सामने वाला बंदा जिसका नाम चलो अभी के लिए राजेश मानते हैं, वो सबसे पहले मेरे से यही पूछता है कि अच्छा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। तो मेरे परिवार में जैसे वो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, और बताने के बाद राजेश भैया का सवाल फिर उस पर आके शुरू हो जाते हैं कि भाई आपके पापा क्या करते हैं। यह सवाल इंडिया में जाके मैंने इतनी बार सुना जितना मैंने पूरे कोरिया के लाइफ टाइम में नहीं सुना। क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि अगर आप किसी अनजान बंदे से मिलकर उसके परिवार के बारे में डायरेक्ट पूछते हो तो तुम एक नंबर के बदतमीज माने जाओगे हमारे कल्चर में। यानी ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप हमारे कोरिया में परिवार के बारे में नहीं पूछ सकते, ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप दोनों के बीच में घनिष्ठ रिश्ता बनना चाहिए और ऐसा विश्वास दोनों के बीच में जागना चाहिए कि मैं उसके घर के बारे में, खास करके उसके परिवार के बारे में पूछ सकता हूं। क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि जैसे खास करके किसी के पापा की जॉब पूछना कि तो आपके पापा क्या करते हैं, तुम्हारा पापा क्या करता है, इसके बारे में पूछना हमारे समाज में एक ऐसा रीति माना जाता है जिसके माध्यम से तुम सामने वाले बंदे के पोजीशन को जांचना चाहते हो। एक्चुअली इसको लेकर हमारे देश में भी बहुत साल पहले यानी 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे स्कूल के टीचर के पक्ष में यह बात पूछना बहुत आम था कि उनके बच्चों से कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, और उसके हिसाब से वो स्टूडेंट में श्रेणी बांट के जज करते थे कि इस स्टूडेंट के पास ज्यादा पैसे होंगे, यानी इनसे ज्यादा घूस लिया जा सकता है, लेकिन इस स्टूडेंट के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसका मतलब मैं उसको चाहे माराई करूं, पिटाई करूं, कुछ भी करूं, लेकिन ये स्टूडेंट हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारे कोरिया की पुरानी फिल्में भी बनी है, लेकिन ऑफकोर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा सामाजिक विरोध होने लगा, जिसकी वजह से हमारी सरकार द्वारा बहुत सारे अत्यंत संख्या में विज्ञापन चलाए जाने के बाद अभी कोरिया के लोग पहली मुलाकात में दूसरे के परिवार, खास करके पापा के जॉब के बारे में पूछने से बहुत ही ज्यादा हिचकिचाते हैं। जबकि इंडिया में यह सवाल अभी भी बहुत खुलेआम पूछा जाता है और किसी को उतना बुरा भी नहीं लगता। और दूसरी बात, कोरियन लोग सबसे ज्यादा किस बारे में पूछते हैं, मैं अभी इसके बारे में बता देता हूं। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इंडिया की तरह आप कोरियन से नाम पूछने के बाद उसके परिवार के बारे में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिसके बारे में सारे के सारे कोरियन लोग लगभग 100% पहले मुलाकात में पूछते हैं लेकिन इंडियन लोग नहीं पूछते, वो यह है कि हम नाम जानने के बाद सबसे पहले उम्र पूछते हैं, यानी आप कितने साल के हो। यह बात आप लोगों को शॉकिंग शायद लग सकती है, लेकिन जो लोग हमारे कल्चर से परिचित है, जो लोग हमारे ड्रामा देखते हैं, फिल्म सीरियल वगैरह देखते हैं, स्क्विड गेम वगैरह, उनके लिए यह बात शायद इतनी भी अनजान नहीं लगेगी। लेकिन इंडिया में मैंने इंडियन इतने लोगों से मिला और इतनी बार इंडिया में ट्रेवल किया, लेकिन अभी तक मुझे हार्डली किसी ने मेरे एज पूछा कि मेरा नाम जानने के बाद आप कितने साल के हो, ये हार्डली किसी बंदे ने पूछा। ऑफकोर्स पूछते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि इंडियन लोग नहीं पूछते, लेकिन ये तब पूछते हैं जब हम दोनों के बीच में बातचीत कुछ लेवल तक बढ़ जाए, यानी हम दोनों के बीच में आपस में कुछ विश्वास बन जाए कि मैं उसका उम्र पूछ सकता हूं, तभी जाके मैंने इंडियन लोगों को अपनी उम्र पूछते हुए देखा है। लेकिन कोरियन लोग सबसे
सबसे पहले नाम जानने के बाद उम्र ही सबसे पहले इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारी कोरियन भाषा का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि हमें कंवर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए सामने वाले की उम्र जानने की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी भाषा में क्या होता है ना कि वो बंदे की उम्र मेरे से ज्यादा है या फिर मेरी उम्र का है या फिर मेरे से कम है, इवन मेरे सेम उम्र के होने के बावजूद भी उसका पोजीशन क्या है और मुझे उससे मिले हुए कितने टाइम हो गया, मैं उसका कितना करीब हूं और फिर मैं उससे कितनी दूरी बनाए रखना चाहता हूं, इन सारे कारकों के अनुसार हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से सटीक कोरियन भाषा का इस्तेमाल करने के लिए हम कोरियन लोगों के पक्ष में उम्र को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बन जाती है, जिसके तहत हम सबसे पहले उम्र पूछने के बाद और एक चीज ये जरूर पूछते हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को काफी झटका लग सकता है। भले हम कोरियन लोग सामने वाले के परिवार के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन अभी तक जैसे मैंने कंपनी स्टोर पे काम किया, कॉल सेंटर में काम किया और अभी कोरिया के रिसेंटली एक कंपनी में 5.5 महीने काम करके छोड़ दिया, और ऑफकोर्स काम करते करते मुझे अपने कर्म स्थल पर बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हो जाती है। और उम्र के बाद कोरिया के मैक्सिमम लोग जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं पहली मुलाकात में, वो यह है कि आपके घर का भाड़ा कितना है। हाँ, अभी ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इंडिया में ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने मेरी उम्र तो पूछा ही, ऑफकोर्स नाम सुनने के बाद, मेरे राष्ट्रीयता सुनने के बाद और फिर मेरे वो परिवार के बारे में सारे प्रश्न उत्तर ये सब समाप्त होने के बाद कुछ कुछ लोगों ने मेरी उम्र पूछा, लेकिन ज्यादातर केस में शायद उन्होंने नहीं ही पूछा। लेकिन कोरिया में क्या होता है ना कि उम्र पूछने के बाद सीधे वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप कहाँ रहते हो। तो जैसे वो हर किसी के रहने की जगह अलग हो गई। अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो कोई दिल्ली में जैसे रिठाला में रहता होगा, तो कोई दिलशाद गार्डन में रहता होगा, तो कोई साकेत में रहता होगा। ठीक वैसे हमारे राजधानी सियोल में भी या फिर सियोल के आसपास भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं, जैसे इंचन जहां पे हमारा एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली के आसपास भी गुड़गांव, नोएडा जैसे बहुत सारे ऐसे सिटी है जो कि दिल्ली के पास तो माने जाते हैं लेकिन दिल्ली के अंतर्गत नहीं आते। ठीक हमारे कोरिया में भी हमारे राजधानी सियोल के अंदर घर महंगे होने की वजह से बहुत सारे लोग सियोल के बाहर, जैसे मेरी तरह सियोल के बाहर घर किराए पे लाते हैं या फिर वो अपने दाम पे घर ले लेते हैं और फिर उस अपने घर से सियोल आना जाना करते हुए काम करते हैं। और फिर हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि अच्छा किस एरिया में रहते हो। तो ऑफकोर्स वो हर बंदे के रहने की जगह अलग है, जो जैसे मेरे मुंह से ये जवाब नहीं कर सकते मैं कांगना में रहता हूँ या फिर मैं इंचन में रहता हूँ। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग दिल्ली के अलग अलग कोने में रहते हैं, ठीक वैसे भी कोरियन लोग कोरिया के बहुत सारे अलग अलग कोने में रहते हैं। और यहां तक सुनने के बाद उनके मुंह से ये प्रश्न 101% निकलता है कि अच्छा उस घर का किराया कितना है। तो जैसे क्या होता है ना कि हमारे राजधानी सियोल के बाहर अगर जाओ तो घर का किराया उतना महंगा नहीं होता, लेकिन अगर हम राजधानी सियोल के अंदर रहें तो घर का किराया जैसे जैसे तुम अपने कंपनी के करीब घर लोगे, जैसे जैसे कंपनी के तुम्हारे घर से दूर कम होती जाएगी वैसे वैसे किराया बढ़ता जाएगा, और जितनी कंपनी और तुम्हारे घर के बीच में दूरी ज्यादा होगी उतना घर का भाड़ा कम होता जाएगा। एक्चुअली देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि कोरियन लोग सबसे पहले किराया के बारे में क्यों पूछते हैं कि वो उसका किराया कितना है, लेकिन उसके बाद जब मैंने बहुत इस पे रिसर्च करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग जब कंपनी नाम के एक जगह पे मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति अलग होती है और उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों के ना रेंट अलग अलग रहते हैं। जैसे सियोल के अंदर भी कुछ जगह बहुत महंगे होते हैं और फिर कुछ जगह बहुत सस्ते होते हैं। और जैसे हमारे जैसे कर्मचारियों का सबसे बड़ी तमन्ना यह रहती है कि हम अपने सैलरी को ज्यादा से ज्यादा बचाएं और किराए जैसे फालतू चीजों में खर्च होने वाले पैसों को यथासंभव कम करें। इसलिए अगर कोई बंदा किसी सस्ते जगह पे रह रहा है और फिर वो इलाका हमारी कंपनी के पास है, तो हम लोग ये जानने की बहुत अत्यधिक बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं कि हम भी उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के हम भी उसके सेम वाले घर पे यानी उसके आसपास के घर के या फिर एटलीस्ट उसके एरिया में शिफ्ट हो जाएं जहां पे किराया थोड़ा कम हो। क्योंकि क्या होता है ना कि कोरियन लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रेस यह रहता है कि एक तो काम पर आने जाने में उनको इतना टाइम लग जाता है। मैं जब पिछली कंपनी में काम करता था ना तो काम पे आने में मेरे को 2 घंटे लगते थे और काम से जाने में मेरे को 2 घंटे लगते थे। इसका मतलब मेरे को रोज रास्ते पे सिर्फ 4 घंटे ऐसे खर्च हो जाते थे। और उसके बाद जैसे हमारी सैलरी तो निश्चित है, लेकिन निश्चित सैलरी में अगर हमें खाना भी खाना है, बिल भी भरना है, टैक्स भी भरना है और घर का किराया भी देना है, तो फिर हमारे पास सेविंग के लिए बचेगा क्या। इसी वजह से कोरियन ऑफिस कर्मचारियों के और सरकारी कर्मचारियों के यानी बेसिकली हर तरह के कर्मचारियों का सबसे प्राथमिक ध्यान यह रहता है कि वो लोग अपने किराए को कम करें। इसी वजह से सबसे पहले हम जब किसी बंदे से खास करके काम पे मिलते हैं तो उस बंदे से उसका किराया जरूर पूछते हैं और फिर अगर उसका एरिया भी ठीक ठाक हो
और उसका एरिया के हिसाब से किराया थोड़ा कम लगे तो उससे इंफॉर्मेशन निकालते कि भाई मुझे भी तुम्हारे एरिया में एक घर दिलवा दो, क्योंकि मुझे भी वहां आना है, मेरे को सफर करने में इतना टाइम लग जाता है और फिर मेरा किराया भी बहुत ज्यादा जाता है। इसलिए अगर तुम्हारे एरिया में कोई कम किराए वाला घर उपलब्ध हो तो उसको थोड़ा मेरे साथ भी दिला दो, मेरे साथ थोड़ा शेयर करो। ऐसे मनोभावना के साथ कोरियन लोग पहली मुलाकात में किराया जरूर पूछते हैं, और ऑफ कोर्स आपसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए अगर कोई कोरिया का आपसे नाम और पूछने के बाद ये पूछे कि आपके घर का किराया कितना है, तो उसको अजीब तरीके से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे इंडिया में भी कई लोग जब पहली बार ये पूछते थे कि मेरे पापा क्या करते हैं, मेरा धर्म क्या है, जिसको कोरिया के लोग नहीं पूछते, ऑफ कोर्स मुझे भी पहली बार में अजीब लगा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये यहाँ का कल्चर है। ठीक वैसे ये किराया पूछना कोरिया का कल्चर है, जिसके बारे में कोई बुरा नहीं मानता। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।